आज के क्लास में एनसीईआरटी साइंस का मैराथन क्लास है। साइंस का एनसीईआरटी साइंस का मैराथन क्लास है जो क्लास 10th के लिए है। 10th के लिए है। जैसे आपको कल बताया गया था कि पहला मैराथन जो साइंस का दिया जाएगा वो फिजिक्स का होगा, और यह भी बताया गया कि फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। और लाइट जो चैप्टर है बोले थे पहली बार मैराथन लाइट का देंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लाइट के बारे में पढ़िएगा। लाइट यानी प्रकाश के बारे में, है ना। प्रकाश फिजिक्स में 10वां क्लास में 2 ही चैप्टर हैं, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिजिक्स लगभग आपका पूरा हो जाएगा। पहला है इसका चैप्टर लाइट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। यानी आप दो चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से, प्रकाश और विद्युत धारा, तो सारा क्वेश्चन इसी का होता है। लगभग क्वेश्चन इसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, सब यही होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर लाइट का मैराथन कर रहे हैं। इस मैराथन क्लास में बहुत लंबा मैराथन होगा इसका, चूँकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है। 10th का सबसे बड़ा चैप्टर है लाइट। अब इसमें लाइट में बड़ा होने का वजह यह है कि लाइट जो चैप्टर है इसमें प्रकाश का परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, मानव नेत्र भी आता है इसी के अंतर्गत। तो उन सबके सूत्रों का प्रतिपादन कैसे काम होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। तो प्रकाश आज तक पता नहीं चल पाया कि प्रकाश है क्या, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुरूप, है ना, बीते कुछ लोगों के अनुरूप, कुछ लोग इसका एक परिभाषा दिए हैं, एथेंटिक परिभाषा, जिसमें प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को कहा गया कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए यहाँ दिया गया है विद्युत चुंबकीय और तरंग दिया गया है। जैसे आपको जानकारी होना चाहिए कि तरंग जो है वह ध्वनि से संबंधित है, यानी ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो तरंग के कारण उत्पन्न होती है। तरंग जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक श्रव्य होता है और दूसरा गर्त होता है। यानी तरंगों की जो रफ्तार होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो जो तरंग ऊपर उठता है उसको श्रव्य कहते हैं, और जो तरंग नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है उसको गर्त कहते हैं। तो यह ध्वनि चैप्टर में है, लेकिन हम लाइट पढ़ रहे हैं। तो लाइट में कहा गया कि विद्युत एक चुंबकीय तरंग है ना। बहुत लोग ये कहते हैं कि प्रकाश जो है एक बाह्य भौतिक कारक भी है, बाह्य भौतिक कारक भी है। तो बाह्य का मतलब बाहरी, और भौतिक कारक जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है, तो भौतिक कारक हो गया। दूसरा ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो हम जानते हैं कि जब चुंबक, विद्युत धारा जब चुंबक की तरह बिहेव करता है तो उसको विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है, तो विद्युत धारा के चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश जो है एक विद्युतीय विक्षोभ उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर विद्युतीय विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह कहा गया है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला यह है कि प्रकाश से देखने की अनुभूति होती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। यानी प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अगला यह है कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत भी है। अगला यह है कि अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिससे संसार को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत भी है। क्लियर। अब आइए, अब आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत। प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत।
यानी प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत क्या है, ठीक ना। अब देखिए ऋजु रेखीय जो आया है यह गणित से आया है, यानी ऋजु रेखीय ऋजु पूरक से मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है 180 डिग्री का कोण, है ना। ऋजु रेखीय जो होता है वह 180 डिग्री के कोण को ऋजु पूरक ऋजु रेखीय कोण कहते हैं, सरल कोण भी कहा जाता है। तो ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत यानी प्रकाश की जो गमन पथ है वो कैसी है, तो प्रकाश के गमन पथ यानी ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश सदैव समदैशिक या समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश समदैशिक या समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। आप ध्यान से देखिए, प्रकाश की रेखा क्या है, चलने की गमन पथ क्या है, संचरण कैसा है, इसका सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश सदैव यानी हमेशा, प्रकाश हमेशा समदैशिक या समांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें निलंबित कणों को आप देख नहीं सकते हैं उसको समांगी माध्यम कहते हैं। तो ऐसे में समदैशिक या समांगी माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी हमेशा सीधा रेखा में चलता है, यानी माध्यम अगर समान हो, है ना, समांगी हो, तो प्रकाश का विचलन नहीं होता, सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए उसके बाद आता है ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत के बाद आता है इसमें जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहाँ टॉपिक हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा परावर्तन की घटना क्यों होती है और क्या होता है। तो बताया गया आपसे कि प्रकाश का जो परावर्तन है, अब इसको सुनिए कैसे है। तो प्रकाश का परावर्तन में कहा जाता है कि जब प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर किसी अपारदर्शी धरातल से टकराती हैं, प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर किसी अपारदर्शी धरातल से टकराती हैं, तो टकराने के बाद अपने मार्ग में लौट जाती हैं। यानी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर किसी अपारदर्शी धरातल से टकराती हैं, टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आपसे कहा गया कि जब प्रकाश स्रोत से किरण निकलती है, प्रकाश स्रोत से किरण निकलकर अपारदर्शी धरातल से टकराती है, धरातल से टकराती है और टकराकर वापस लौटती है, टकराकर वापस लौटती है और वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर किसी अपारदर्शी धरातल से टकराती है, टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप ही हम दुनिया में हर वस्तु को देख पाते हैं। यानी जितनी वस्तुओं को आप देख रहे हैं, है ना, ये ब्लैक बोर्ड है, यह इंक है, किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, ये सब परावर्तन की घटना है। यानी यह मार्कर आपको दिख रहा होगा तो यह प्रकाश के किरणों को ऑब्जर्व किया है, अवशोषित करने के बाद ये अपने धरातल से उसको वापस लौटाया, उन किरणों को, जो किरणें काट दो, जो किरणें इससे टकराकर वापस लौटी हैं, वही किरण हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, जिसके कारण हम यह पा रहे हैं कि यह मार्कर है, हम इसको देख पा रहे हैं। यानी दुनिया में देखने की जो घटना होती है उसको उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो रूल हैं, है ना, प्रकाश परावर्तन के दो रूल हैं। तो इसके पहला रूल क्या है, इसका पहला नियम क्या है। इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नियम कितने हैं इसके? दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। यह आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, VVI टॉपिक है ये सब, कि आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण और इन दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब, आपतन कोण परावर्तन कोण और इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब, ये सब एक तल में होते हैं, ये सभी एक तल में होते हैं, ये सभी एक तल में होते हैं, एक तल में होते हैं। फिर से यहाँ तक देखें आप, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। दूसरा है कि यह ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश सदैव समदैशिक और समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश स्रोत से किरणें जो निकलती है, निकलने के बाद किसी अपारदर्शी धरातल से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। वापस लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब, इन तीनों को जब खींचा जाता है तो यह सभी किसी एक तल पर यानी एक बिंदु पर आते हैं। आइए इसको किरण आरेख के द्वारा समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखें यहाँ पर, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अपारदर्शी धरातल है, यानी कि कोई धरातल यहाँ हो गया। अब धरातल में यहाँ पर अपारदर्शी धरातल कब हो सकता है? तो उस पर एक सतह परावर्तक होना चाहिए। यानी मान लेते हैं यह एक धरातल है जिसके एक सतह को हम रजतित कर दे रहे हैं, यानी कि कलई कर दे रहे हैं। मान लिया गया एक सतह को हमने क्या किया? रजतित कर दिया। तो देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन का मतलब हुआ, मान लिया कि यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है जिससे किरणें निकल रही हैं, इसको मान लिया गया प्रकाश स्रोत, यानी जिससे किरणें निकल रही हैं। तो किरणें निकलने के बाद आती हैं और कहाँ टकराती हैं? अपारदर्शी धरातल से। यह किरणें आके यहाँ पर टकरा गई हैं, टकराने के बाद यहाँ से यह वापस लौट गई हैं। इन दोनों के बीच में हम एक अभिलंब डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर एक अभिलंब डल गया। अब देखा जाए तो एक किरण आई है और लौट गई है, एक बीच में एक लंब डाला गया है। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। यह प्रकाश स्रोत से निकलने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद, धरातल से टकराने के बाद, यहाँ आपने देखा कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में यानी इस कोण को बांटने वाली जो रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। दूसरा यह है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। जिस सतह पर यह घटना होती है उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। ध्यान से देखिए एक बार इसको। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो सीधी रेखा है उसको अभिलंब। दूसरा यह है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बना है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह दो तरीके से होता है ना। दो प्रकार से परावर्तन होता है, जिसमें एक प्रकार होता है नियमित परावर्तन और दूसरा प्रकार होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन सिर्फ समझा दे रहे हैं, किरण आरेख उसका नहीं दे रहे हैं आपको। नियमित परावर्तन का मतलब होता है वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें जब किसी धरातल पर परावर्तक सतह पर जब टकराती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौटती है।
यानी जिस कोण से नीचे आती है उसी कोण के साथ उसका परावर्तन होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण से थोड़ा बहुत अल्टर होता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन इस परावर्तक सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर परावर्तक सतह बिल्कुल क्लियर होगा, प्लेन होगा, बराबर होगा तो नियमित परावर्तन होगा। अगर परावर्तक सतह में डाउट होगी तो अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, थोड़ी चहल पहल है इधर, ऐसे में आपको वीडियो देखने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक ना। और दूसरी बात यह है कि अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको, बाकी के क्लास कल दिए जाएंगे आपको। ये परावर्तन तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखिए आप, इसके आगे परावर्तन के बाद आता है दर्पण। दर्पण क्या है तो देखिए, सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण होता है वह पदार्थ जिसका एक सतह, वह पदार्थ जिसका एक सतह परावर्तक हो, जिसका एक सतह परावर्तक हो। तो जब भी कोई पदार्थ होता है तो उसका दो सतह होता है। तो जब पदार्थ का एक सतह परावर्तक हो तो इसका मतलब यह है कि उसका दूसरा सतह क्या हो, कलई किया गया हो, यानी दूसरा सतह रजतित किया गया हो, रजतित किया गया हो, जिसको कलई करना भी कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसका एक सतह परावर्तक हो, चाहे जिस पदार्थों के एक सतह परावर्तक और दूसरे पदार्थों को रजतित यानी कलई किया गया हो, जिस पर प्रकाश परावर्तन की घटना होता है उसको दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। दर्पण कांच का बना होता है। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण किसका बना होता है, तो दर्पण कांच का यानी शीशा का बना होता है। अब आता है दर्पण से जुड़ी बातें। तो दर्पण के प्रकार देखिए, तो दर्पण अमूमन दो तरह के होते हैं, एक समतल होता है, एक समतल दर्पण, और दूसरा होता है आपको गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब देखिएगा समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो दर्पण तो आप समझ चुके हैं कि एक सतह परावर्तक हो। अब समतल का मतलब होता है बराबर, तो इसमें समतल दर्पण किसको कहेंगे, तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह समतल है, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ कांच हो गया, अब कांच का एक सतह रचित कर दिया गया और ऊपर वाला जो सतह है, जो ऊपर का सतह है वह देखिए बिल्कुल बराबर है, प्लेन है, यानी किसका उदाहरण हो सकता है, तो यह समतल दर्पण का उदाहरण हो सकता है। आइए उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। तब गोलीय दर्पण हो जाता है दो प्रकार का, पहला हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, यानी इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिस दर्पण का जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, धसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए मान लिया गया कि यहाँ एक दर्पण है, परावर्तक सतह यानी जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटेंगी, जिस सतह पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो अगर यह धसा हुआ भाग है, तो अगर बाहरी भाग को हम लोग रजतित कर दें यानी पेंट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर का भाग धस जाएगा जो परावर्तक होगा, है ना, जो परावर्तक होने के साथ साथ प्रकाश के परावर्तन की घटना भी देगा। तो इसको कहते हैं प्रकाश का जो परावर्तक सतह जिसका धसा हो उसको अवतल कहते हैं। ठीक इसका उल्टा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी अब यहाँ पर देखिए यह सतह परावर्तक सतह है जो उभरा हुआ है, जिससे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद छिटक जाती हैं, है ना। इस बात को याद रखिएगा। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो किसी बिंदु पर इकट्ठा होने लगती हैं, किसी बिंदु पर इकट्ठा होने लगती हैं, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना।
और यहाँ उत्तल में देखिए सारी किरणें इकट्ठा नहीं हो रही हैं, किरणें इकट्ठा नहीं हो रही हैं, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, है ना? आया समझ में? दर्पण क्या है? तो कांच का बना हुआ पदार्थ जिसका एक सतह परावर्तक हो अथवा दूसरा सतह रचित या कलई किया गया हो उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण कांच का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, समतल और गोलीय। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल यानी बराबर होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, अवतल और उत्तल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है यानी वह सतह जिस पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जो धसा होता है उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब देखिएगा जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं करता है यानी वहाँ प्रकाश की किरणें छिटक जाती हैं उसको उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आइए दर्पण से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक आपको दर्पण दिया गया जिसका परावर्तक सतह धसा दिया गया, यानी परावर्तक सतह इसका धस चुका है, ठीक है ना? अब देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिसमें होता है पहला मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। दूसरा होता है ध्रुव। ध्रुव। तीसरा होता है मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस। फोकस। चौथा होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी। पांचवा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और छठा होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसी में आपको संबंध देखना है। यही संबंध आपको अगर समझ में आ गई है ना, अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए, समझाने की जो शैली थी अगर आपको समझ में आ रही है तो यही आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा जो लाइफ को सबसे आसान बना देगा। तो चलिए इन सबको बारी बारी हम समझते हैं। पहला देखिए क्या दिया है। पहला दिया है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को समझने के लिए सबसे पहले हमको ध्रुव को समझना पड़ेगा कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिख रहा है सबको, यहाँ देखिए ये मान लेते हैं कि Mn एक दर्पण है। अब दर्पण की बात करें तो इसका परावर्तक सतह धसा है और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो मान लिया कि Mn एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ध्रुव के बारे में हम क्या कहेंगे, तो जो दर्पण होता है तो ध्रुव को परिभाषित इस प्रकार किया जाता है कि परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, यानी दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखें यहाँ पर परावर्तक सतह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका मध्य बिंदु यानी जो बीच का हिस्सा होगा वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। और ध्रुव को P से इंडिकेट किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो P हो गया। अब देखिए ध्रुव आपको समझ में आ गया। ध्रुव आपको समझ में आ गया यानी कि परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब ध्रुव जब समझ में आ गया तो मुख्य अक्ष भी आप समझ पाएंगे। मुख्य अक्ष क्या होगा? तो देखिए अनंत से कोई किरण, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत से कोई किरण जो ध्रुव से आकर मिलती है, यानी ध्रुव के मिलाने वाली अनंत से आने वाली जो किरण होती है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी अनंत से आने वाली किरण जो ध्रुव से आकर मिलती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष का दूसरा नाम प्रधान अक्ष भी है। मुख्य अक्ष का दूसरा नाम प्रधान अक्ष भी है। फिर से देख लीजिए, अनंत से कोई किरण आती है और आके कहाँ मिलती है? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर जब मिलती है तो इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान रहे कि अब P से लेकर अनंत तक है, ये सब क्या है? मुख्य अक्ष है। यानी इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। अनंत से लेकर ध्रुव तक जो सीधी सरल रेखा आई हुई है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? दो बात क्लियर हो गई। तीसरा आता है फोकस। देखिए फोकस को बेहतर ढंग से समझिएगा। फोकस क्या है? तो फोकस दोनों दर्पण में फोकस अलग होता है, ठीक है ना?
लेंस में फोकस अलग होता है, लेकिन परिभाषा सेम है। और परिभाषा से ही आप फोकस को समझ पाएंगे कि दर्पण कैसा है, कैसा दर्पण होना चाहिए था। तो देखिए फोकस किसे कहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रधान अक्ष क्या है। तो अगर समझ में आ गया तो देखिए प्रधान अक्ष से या मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर, समांतर उसको कहते हैं जो जीवन पर्यंत एक दूसरे से कभी नहीं मिले, जिसके बीच की दूरी समान हो। तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर के बारे में बता रहे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब होता है, समांतर रेखा उसको कहते हैं जो जीवन पर्यंत आपस में कभी नहीं मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली किरणें, जैसे अनंत से कोई किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जिसकी दूरियां आपस में क्या है, बराबर है, ये सारी दूरियां आपस में बराबर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, चाहे दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण पर टकराती है और परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई जान पड़ती है। तो देखिए अवतल में जो किरण आई है वह टकरा कर सीधे आके प्रधान अक्ष को यानी मुख्य अक्ष को कहीं काट रही है, तो यही बिंदु इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो इसमें तो किरण वास्तविक रूप से मिल पा रही है, मिल रही है, आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप किसी किरण को लेके आते हैं तो देखिए किरण जब आएगी तो आके टकरा के लौट जाएगी, यानी किरण इधर से आ रही है, टकरा के वापस चली गई है। तो यहाँ पर डॉट लाइन के साथ मिलाया जाएगा फोकस को। तो यहाँ देखिए यहाँ वास्तविक रेखा से मिल रही है और यहाँ पर काल्पनिक रेखा से मिल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो चीज आपको मिला कि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में कितने फोकस होते हैं, तो अवतल दर्पण में केवल और केवल एक फोकस होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में कितने फोकस होते हैं। तो देखिएगा उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है उसमें भी एक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। यहाँ देखिए इधर वस्तु है और इसका फोकस इधर बन रहा है ना, तो दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में कहाँ होता है, दर्पण के आगे होता है, यानी जिधर से किरण आती है उधर ही फोकस होता है। और उत्तल में क्या होता है, जिधर से किरण आती है उसके विपरीत में इसका फोकस होता है। समझ में आया? फिर से एक बार और सुन लीजिए। अनंत से आने वाली किरणें प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आगे आता है आपको फोकस हो गया। अब फोकस को आप F से इंडिकेट करते हैं, फोकस को बड़ा F से सूचित किया जाता है, फोकस को बड़ा F से सूचित किया जाता है। अब आता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए अभी आपको हम चिन्ह की परिपाटियां नहीं समझाए हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दर्पण में जितनी दूरियां हैं सभी दूरियों को ध्रुव से नापा जाता है। जितनी दूरियां हैं इस दर्पण में, जो भी दूरी आपको मिलेगी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या जो भी मिलेगी, वो सबको हमें ध्रुव से मापना होता है। तो देखिएगा फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो यह F हो गया। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यह जो दूरी आपको दिख रही है इसी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको छोटा f से सूचित किया जाता है। आगे आता है आपको वक्रता केंद्र। तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वह गोल होता है। तो दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, और उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है, अगर हम इसको ऐसे डॉट लाइन से मिलाएं तो यह एक वृत्त का रूप लेगा,
यानी ये गोल हो जाएगा। तो इस वृत्त को बनाने के लिए जिस केंद्र का यूज किया गया था वही केंद्र दर्पण के भीतर वक्रता केंद्र कहलाता है, इसका सेंटर कहलाता है। तो वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको C से सूचित किया जाता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिएगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो जिस तरह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाई, उसी तरह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको बड़ा R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से सूचित किया जाता है। ठीक है, आज के लिए आज के क्लास में इतना ही। ठीक है ना, आपको रेगुलर क्लास इसका दिया जाएगा, यानी हम लोग प्रकाश से लेकर दर्पण तक आ गए और दर्पण की कुछ बातें आपको समझा दी गई। अब कल दर्पण के संबंध को बता दिया जाएगा, दर्पण के प्रयोग को बता दिया जाएगा, उसके बाद दर्पण सूत्र को सिद्ध कर दिया जाएगा, उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।